दोस्तों पिछले एक दो सालों में जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो काफ़ी खराब परफॉर्म करते हुए नजर आया है और उसकी वजह से जो इनके रिलेटेड म्यूचुअल फंड्स हैं उनमें भी अच्छी खासी गिरावट देखने को मिली है। तो आज हम टाटा डिजिटल इंडिया म्यूचुअल फंड पे बात करेंगे, देखेंगे कैसी रिटर्न्स इसने दी है, क्या ये फंड एटलीस्ट अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर पाया है या नहीं कर पाया है। इन सब चीज़ों पे इस वीडियो में हम डिटेल में बात करेंगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर डीमेट अकाउंट नहीं खुलवाया तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और अगर अभी तक इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो नहीं किया है तो जाकर फॉलो कर सकते हैं। तो आइए अब दोस्तों चलते हैं और देखते हैं ये वीडियो। तो दोस्तों फंड की शुरुआत यहां पर हुई थी दिसंबर 2015 में, तो अभी काफी पुराना ये फंड हो चुका है, लगभग 7-8 साल पुराना अभी ये फंड हो चुका है। वहीं फंड मैनेजर की बात करें तो फंड मैनेजर में यहां पर कंसिस्टेंसी देखने को मिलती है, जहां पर मीता शेट्टी जी इस फंड के साथ नवंबर 2018 से यहां पर जुड़ी हुई है और ये हमेशा एक अच्छी बात रहती है जब भी कोई फंड के जो मैनेजर्स हैं वहां पर कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिले। वहीं दोस्तों अगर हम बात करें इसके फंड साइज की तो 7200 करोड़ के आसपास इसका फंड साइज है। तो देखिए फंड साइज के हिसाब से अभी भी बहुत ज्यादा एक्सेसिव फंड साइज नहीं हुआ है, काफी रीजनेबल यहां पर आप इस फंड साइज को यहां पर मान सकते हैं। वहीं अगर हम बात कर लें इसके मार्केट कैप एलोकेशन की तो देखिए डिजिटल इंडिया फंड है, ये बेसिकली टेक्नोलॉजी सेक्टर में ही सारा पैसा लगा रहा है, लेकिन उसमें भी मेजरली लार्ज कैप टेक्नोलॉजी कंपनीज में पैसा लगा रहा है। 77% पैसा लार्ज कैप कंपनीज में है, मिड कैप और स्मॉल कैप कंपनीज में 7% के आसपास पैसा है। तो अपने रिस्क को कम रखने के लिए ये फंड टेक्नोलॉजी सेक्टर की मेजरली लार्ज कैप कंपनीज में ही पैसा लगाकर चल रहा है। वहीं अगर हम इसकी एक्सपेंस रेशो पे बात करें तो काफी रीजनेबल है, काफी सस्ता है, यहां पर सिर्फ 0.37% की एक्सपेंस रेशो है। वहीं कैटेगरी एवरेज आप देखेंगे तो 1% से भी ज्यादा की है। तो काफी अच्छी बात है कि बहुत कम एक्सपेंस रेशो ये फंड चार्ज कर रहा है। वहीं अगर हम बात करें इसकी रिस्क रेशोज पे तो स्टैंडर्ड डेविएशन थोड़ी सी इसकी ज्यादा लगती है, 19.6 के आसपास है स्टैंडर्ड डेविएशन। वहीं अगर हम शार्प रेशो को देखते हैं तो शार्प रेशो यहां पर अच्छी नजर आती है 1.28 की। तो शार्प रेशो जितनी ज्यादा होती है उतनी अच्छी होती है, यानी कि रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स बेटर है। वहीं टर्नओवर रेशो की बात की जाए तो सिर्फ 24% की टर्नओवर रेशो है। टर्नओवर रेशो ये बताती है कि एक फंड कितना ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में करता है। तो यहां पर ये फंड बहुत ज्यादा चेंजेस अपने पोर्टफोलियो में नहीं करके चलता है, जो कि एक काफी अच्छी बात इस फंड के लिए। कंसिस्टेंसी के साथ यहां पर कुछ कंपनीज में इन्वेस्ट करके यहां पर चल रहा है। वहीं दोस्तों अगर हम यहां पर अब इसके सेक्टर पे बात करें तो देखिए मेजरली तो टेक्नोलॉजी सेक्टर ही है, लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर अच्छा नहीं कर रहा है। तो रिस्क को कम करने के लिए कम्युनिकेशन सेक्टर में 9%, सर्विसेज सेक्टर में 8.5%, कैपिटल गुड्स सेक्टर में और कुछ पैसा इसने फाइनेंशियल सेक्टर में भी अपना इन्वेस्ट किया हुआ है। कंपनीज पे बात करें तो देखिए ये एक पॉजिटिव बात मैं यहां पर पहले एक बताऊंगा कि पहले आज से 1-1.5 साल पहले 30-35% पैसा इन्फोसिस में हुआ करता था, जो कि अब घट के सिर्फ 20% के आसपास रह गया। उसके बाद टीसीएस में 17%। तो आप सीधी बात मानकर चलिए कि 40% पैसा तो इसने इन दो कंपनीज में ही लगाया हुआ है। तो हाईली कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ये बनाकर चलता है। टॉप की 5 कंपनीज में आप देखेंगे तो 40-50% पैसा लग रहा है और टॉप की 10 कंपनीज में अगर हम देखेंगे तो 70% पैसा है। तो ये जो टॉप की 10 कंपनीज आपको दिख रही हैं, इनके चलने ना चलने पे बहुत ज्यादा इस फंड की डिपेंडेंसी रहने वाली है। इन्फोसिस, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, भारती एयरटेल, टेक महिंद्रा और एचसीएल टेक, ये 6 कंपनीज में आप देखेंगे मेजर एलोकेशन है। उसके अलावा 5-6% पैसा ये अब फॉरेन इक्विटी में भी लगा रहा है, जैसे कि फेसबुक, सैप, ये 2 कंपनीज हैं जिसमें इसने फॉरेन इक्विटी में भी यहां पर पैसा लगाया हुआ है। तो देखिए पहले से 1 साल पहले से डाइवर्सिफिकेशन है, लेकिन अभी भी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो ही है इसका, 30 कंपनीज के आसपास पूरे पोर्टफोलियो में रहती है। और ये चीज आपको हमेशा से ऐसे फंड्स के बारे में समझकर चलनी है कि कंसंट्रेशन ही रहेगा, जितनी टॉप की कंपनीज है वहीं पर आपको मेजर कंसंट्रेशन यहां पर देखने को मिलेगा। वहीं अगर हम रिटर्न्स पे यहां पर बात कर लें तो देखिए 1 और 2 साल में बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है। 1 साल में 10% की रिटर्न है और
2 साल में 7% के रिटर्न है, यानी कि 1 साल में ये निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी भी रिटर्न्स नहीं दे पाया है और 2 साल में भी ये निफ्टी 50 इंडेक्स जैसी भी रिटर्न्स नहीं दे पाया। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको दिखाया था कि निफ्टी 50 इंडेक्स ने अभी 1 साल में 20% के आसपास की रिटर्न दी हुई है। तो अभी 2 साल से बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं है। जिन भी इन्वेस्टर्स ने इसमें पैसा लगाया होगा उन्होंने कुछ भी यहां पर पैसा कमाया नहीं होगा इस फंड में। हालांकि 5 और सिंस इंसेप्शन अगर हम देखते हैं 5 सालों में और सिंस इंसेप्शन के पीरियड में, तो अच्छी रिटर्न्स यहां पर नजर आती है। 21% की रिटर्न 5 सालों में है और सिंस इंसेप्शन यानी कि दिसंबर 2015 से 19% के आसपास की रिटर्न है। तो ये पीरियड में अच्छी रिटर्न्स है, लेकिन पिछले 2 सालों में रिटर्न्स अच्छी नहीं है। वहीं अगर हम बात करें एसआईपी में भी ऐसा ही देखने को मिलेगा। एसआईपी में 2 साल में तो लगभग ना के बराबर रिटर्न्स हैं और यहां पर भी 5 साल के पीरियड अगर आप देखते हैं तो 21% की रिटर्न्स यहां पर है। आपके लगाए हुए 60,000 रुपीज, 1,000 रुपए पर मंथ की अगर आप एसआईपी कर रहे होते 5 सालों में ये 1,02,000 रुपए के आसपास आ गए हैं। तो 5 साल से जो इन्वेस्टर्स पैसा इसमें लगा रहे होंगे उनका अभी भी एक अच्छी रिटर्न्स यहां पर नजर आती है। अब देखिए, अब ये आईटी सेक्टर ही परफॉर्म नहीं कर रहा है तो फंड से भी हम बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हैं। हम बस ये उम्मीद कर सकते हैं कि एटलीस्ट ये जो फंड है ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बीट कर रहा हो। तो अगर हम इस फंड की रिटर्न्स को इसके बेंचमार्क इंडेक्स से देखते हैं तो ये एक पॉजिटिव बात नजर आती है कि ये अपने बेंचमार्क इंडेक्स यानी कि बीएसई आईटी टेक की इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स है उससे बेटर रिटर्न्स दे रहा है। ये 3 साल में, 5 साल में, 1 साल में या हम 2 साल में, इसमें किसी भी पीरियड में देखते हैं तो अच्छी रिटर्न्स है। तो आप ये मान सकते हैं कि अगर आपने आईटी के इंडेक्स फंड में पैसा लगाया होता तो उससे बेटर रिटर्न्स आपने यहां पर टाटा डिजिटल इंडिया फंड में कमा लिया। और देखिए, ये चीज आपको समझनी है कि ये फंड जो है ये रिस्की इन्वेस्टर्स के लिए ही है, सीधा सीधा उन इन्वेस्टर्स के लिए जो थोड़ा बहुत मार्केट को समझते हैं, जिनको, जैसे हमने 1-1.5 साल पहले भी बात की थी कि आने वाले 1-2 साल आईटी सेक्टर के लिए टफ होने वाले हैं। तो ये उन इन्वेस्टर्स के लिए पर्टिकुलरली फंड्स होते हैं जिनको पता है कि कब फंड से निकलना है और कब यहां पर एंट्री लेनी है। और यही मैंने आपको पहले भी बोला था कि इस फंड में एसआईपी की जगह लमसम में करें, जब गिरावट आए तब पैसा लगाएंगे तो बेटर रिटर्न्स मिलेगी। दोस्तों देखिए, अभी भी जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसका संकट खत्म नहीं हुआ है। आने वाले 6-8 महीने में भी आपको जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है वो शायद रिटर्न्स ना दे। ये डिपेंड करने वाला है क्वार्टरली रिजल्ट्स पे जो अभी जुलाई में शुरू हो जाएंगे। तो उस पे डिपेंड करेगा कि टेक्नोलॉजी सेक्टर कितनी अच्छी रिटर्न्स दे सकता है, नहीं दे सकता है। लेकिन आने वाले 6 से 9 महीने अभी भी टेक्नोलॉजी सेक्टर के लिए थोड़े चैलेंजिंग रहने वाले हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा अगर आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। मेरे हिसाब से बेस्ट तरीका है इस वक्त एसआईपी ना करके ऐसे म्यूचुअल फंड्स में लमसम किया जाए। जब जब आईटी सेक्टर में कोई बैड न्यूज आए, जो बहुत ज्यादा गिरावट आए, तब इन्वेस्ट करिए। इसके लिए मैं सेपरेटली हर बार वीडियो बनाता हूं जब भी आईटी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आती है। तो उन अपॉर्चुनिटीज में लमसम इन्वेस्ट करने पे बेटर रिटर्न्स अगले 6-9 महीने में अगर आप कर रहे हैं तो मिलेगी। उसके बाद जब जो ये सेक्टर है वो ठीक होगा तब शायद आप एसआईपी करके बेटर रिटर्न्स कमा पाएं। तो उम्मीद करता हूं आपको वीडियो से हेल्प मिलेगी। याद रखिए, वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सिर्फ आपके एजुकेशनल पर्पस के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूं। धन्यवाद दोस्तों।